गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहारा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 9 की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोशन पार्ट 4 लेके आया हूं। ठीक है, इस टॉपिक में आप लोग पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट यानी पार्ट 3 में आप लोगों ने पढ़ा था दूरी समय ग्राफ और आपने पढ़ा था विस्थापन समय ग्राफ। यानी जो ग्राफीय निरूपण हम लोग पढ़ रहे थे, ग्राफीय प्रदर्शन यानी गति का ग्राफीय प्रदर्शन, उसमें जो पहला टॉपिक था वो दूरी समय ग्राफ था और जो दूसरा टॉपिक था वो विस्थापन समय ग्राफ था। अब ये तीसरा भाग, ठीक है, यानी तीसरा पार्ट जो है वो कौन सा है? वेग समय ग्राफ। तो बिल्कुल पहले के तरह ही जैसे आपने पहला और दूसरा पढ़ा था कि x अक्ष को समय माना जाएगा और y अक्ष को क्या माना जाएगा? वेग माना जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं x अक्ष को समय तथा y अक्ष को वेग मानकर ग्राफ खींचने पर या ग्राफ खींचने से प्राप्त ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहते हैं। ठीक है, वेग समय ग्राफ से प्राप्त ढाल या प्रवणता हम कह सकते हैं वस्तु का त्वरण प्रदर्शित करता है। क्या करेगा? वस्तु का त्वरण प्रदर्शित करेगा। देखिए यहां फिगर हमने बना दिया है पहले कि समय आपका x अक्ष हो गया और वेग क्या हो गया? y अक्ष हो गया और इसका जो ढाल होगा ये क्या होगा? ढाल या प्रवणता, ये आपका वेग यानी त्वरण कहलाएगा। वैसे भी आप जानते हैं कि वेग बटे समय बराबर क्या होता है? त्वरण। यानी इन दोनों का अनुपात भी क्या होता है? त्वरण। तो आप हमने बता दिया था कि ग्राफीय निरूपण में जो ढाल प्राप्त होता है तो उस ढाल का जो सूत्र होता है वो m बराबर होता है y/x, जिससे हमको क्या प्राप्त होगा? त्वरण प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब इसमें भी कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं, यानी अलग अलग ग्राफ हैं जिसको देख के हम लोग क्या करेंगे? वस्तु की गति का पता करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज आपको और बता दें कि वेग जो होता है वो वेग कितने प्रकार का? वेग 2 प्रकार का होता है। वेग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला होता है प्रारंभिक वेग और दूसरा जो होता है ये होता है अंतिम वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग से क्या मतलब है कि वस्तु जहां से चलना प्रारंभ करता है वो होगा प्रारंभिक वेग और वस्तु जहां रुकता है उससे पहले वाला जो वेग होता है वो होता है आपका अंतिम वेग। तो यानी हम कह सकते हैं कि वेग कितने प्रकार का? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं और अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए जो हमारा पहला कंडीशन है ये आप देख रहे हैं कि यहां इस कंडीशन में देखते हैं कि ग्राफ जो प्रारंभ हुआ है ढाल वो कहां से प्रारंभ हुआ? 0 0, यानी इसके ठीक है मूल बिंदु से प्राप्त हुआ है। तो मूल बिंदु से प्राप्त हुआ है और ये कहां तक गया है? ये यहां तक गया है। तो इसका मतलब कि यहां जो होगा प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0, यानी हम कह सकते हैं
कि वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य है। प्रारंभिक वेग शून्य है, ठीक है। यानी वो गति कहां से प्रारंभ कर रहा है? शून्य से, मतलब कि विरामावस्था से। इस ग्राफ में क्या दिखता है कि वस्तु कहां से गति करना प्रारंभ करता है? विरामावस्था से, ठीक है। अब ये दूसरा जो है, ये यहां देख रहे हैं कि आपका ये जो होगा, आपका पहला वेग होगा, यानी प्रारंभिक, ये होगा आपका अंतिम वेग। इसका मतलब कि ठीक है, इसमें क्या है कि वस्तु गतिशील है, ठीक है। इसमें भी वस्तु गतिशील रहेगा, यानी पहले कंडीशन में भी वस्तु गतिशील रहेगा, दूसरे कंडीशन में भी वस्तु गतिशील रहेगा। लेकिन पहले कंडीशन में ये होगा कि वस्तु कहां से? विराम से चलना प्रारंभ करता है। यानी हम कह सकते हैं, अगर यहां हम लिखना चाहें तो कंडीशन नंबर जो होगा, हम यहां कर देते हैं कंडीशन नंबर 1, वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करता है। यानी जब प्रारंभिक वेग शून्य होगा तो इसका मतलब क्या होगा? प्रारंभ से। यहां भी वस्तु, दूसरे वाले कंडीशन में भी वस्तु गतिशील है, लेकिन वो उसका प्रारंभिक वेग क्या है? शून्य नहीं है। प्रारंभिक वेग क्या है? शून्य नहीं है। और तीसरा जो है, इसमें वस्तु का वेग क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। वस्तु का वेग क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। वस्तु परिवर्ती वेग से गतिशील तो इसमें क्या है? वस्तु कैसे गतिशील है? परिवर्ती वेग से गतिशील है। देख रहे हैं कंडीशन कौन सा है? कंडीशन तीसरा है कि वस्तु परिवर्ती वेग से क्या है? गतिशील है, ठीक है। तो पहला कंडीशन फिर से एक बार देख लीजिए। पहला कंडीशन क्या है? वस्तु गतिशील है, लेकिन प्रारंभिक वेग क्या है? शून्य है। दूसरा क्या है? वस्तु गतिशील है, परंतु प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है। तीसरा क्या है? वस्तु गतिशील है, पर उसकी गति में क्या है? परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये देख लीजिए। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर सरल रेखा होगी। यानी अगर वस्तु एक समान रूप से गतिशील है तो ये जो सरल रेखा होगी, यही सरल रेखा को इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को इसको बोलेंगे वेग समय अक्ष, ठीक है। वेग समय अक्ष, तो इसको क्या बोलेंगे? समय अक्ष। यानी हम कह सकते हैं कि वस्तु कैसा है? एक समान वेग से गतिशील है, तो ये रेखा यानी वेग समय, ठीक है, वेग समय ग्राफ वाली जो रेखा होगी, ये रेखा इस समान यानी इस समय वाली रेखा की क्या होगी? समांतर होगी, ठीक है। अब आपको बता दें कि इन दोनों के बीच जो ये क्षेत्रफल है, ठीक है, ये क्षेत्रफल, ये क्या करेगा? ये क्षेत्रफल दूरी को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा? दूरी को प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। तो यानी ये क्या होगा? ये क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करेगा? दूरी को प्रदर्शित करेगा। अब एक बात देख लीजिए, आप जानते हैं कि
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है वेग गुणे हम यहां कह देते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या कह सकते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें से एक को लंबाई मान लेते हैं। सपोज करिए लंबाई आपका v है, तो हो गया आपका v गुणे t। अब वेग बराबर आप जानते हैं दूरी बटे समय, यानी यस अपान t गुणे t। t और t कैंसिल हो गया, आ गया यस, जो कि क्या है, यानी हम कह सकते हैं ये एरिया क्या प्रदर्शित करता है? दूरी प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये जो टॉपिक पढ़ाया गया होगा ये आपको समझ में आया होगा। देखिए बेटा, आप लोग इससे पहले जो केवल साइंस पढ़ते थे, ठीक है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर सब होता था, लेकिन जब आप 9th में पहुंच गए हैं तो 9th में पहुंचने के बाद अब आपका साइंस केवल 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायो। ठीक है, यहाँ आप लोग क्या करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में इसको साइंस को पढ़ेंगे। ठीक है ना बेटा? तो जब आप अलग अलग पढ़े होंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आपको आनी ही आनी है। पहले आप क्या करते थे, एक ही अध्यापक क्या करता था, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाता था। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता था, लेकिन उसमें क्या होता है, विस्तृत नॉलेज नहीं दिया, तो मतलब डीप नॉलेज आपको नहीं दिया जाता था। लेकिन जब आप 9th में पहुंचते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके स्तर में, ठीक है, परिवर्तन होता है। आप ये क्या कहते हैं, एक नीचे स्तर से आप एक उच्च स्तर पे आते हैं, तो आपको पढ़ाई भी एक उच्च करनी पड़ेगी। और जब आपको पढ़ाई उच्च करनी पड़ेगी तो ऐसे में आपको दिक्कतें भी आएंगी। इन दिक्कतों का सबसे अच्छा जो निराकरण है, आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि पहली बार पढ़ने में ये सब प्रॉब्लम आए, लेकिन आप वीडियो क्या करेंगे, बार बार इसको आप वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और हाँ, सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए आप नोट्स बनाएंगे। आप जो तमाम सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं, यानी मोशन पार्ट 1, मोशन पार्ट 2, मोशन पार्ट 3 और ये आपका मोशन पार्ट 4, इन सब का, ठीक है, आप नोट्स बनाएंगे और अच्छे अच्छे अक्षरों में लिखेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको दिक्कतें ना हों। ठीक है, तब तक के लिए आप